हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और हम कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कस बेटा केमिकल काइनेटिक्स, और आज होने वाली है इसकी लास्ट वीडियो। हमने सब कुछ डिस्कस किया इस चैप्टर से रिलेटेड, क्या रेट ऑफ रिएक्शन होता है, कैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, रेट कांस्टेंट को कैसे हम फाइंड करते हैं, कैसे ग्राफ बनाते हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एंड nth ऑर्डर काइनेटिक्स। ये सब हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, और अभी तक अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो बेटा चैनल पर जाकर आप ये सारी जानकारी वहां से ले सकते हैं। आप सब कुछ इस चैप्टर के बारे में समझ सकते हैं। जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिनमें से एक फैक्टर था आपका रिएक्टेंट, मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया था। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है बेटा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और अब बचा है हमारा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आज हम उसी फैक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करती है, और हमने जनरली जो देखा है रिएक्शन का बिहेवियर, उस बेस पे ये कहा गया कि अगर टेम्परेचर को, रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया जाए तो जो रेट कांस्टेंट होता है रिएक्शन का वो डबल हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है? रेट कांस्टेंट बिकम डबल। ऐसा जनरली हमने देखा एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। तो जब आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाया है ना, अलग अलग टेम्परेचर पर, दो टेम्परेचर पर जब आपने, जिन टेम्परेचर के बीच में 10 डिग्री का डिफरेंस था, रेट कांस्टेंट को फाइंड किया, तो जो उसकी रेशो थी उसी को कहा गया बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या कहा गया? टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट? इट इज अ रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। मान लीजिए रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री जब आपने टेम्परेचर, और ये हो गया आपका डिवाइडेड बाय इनिशियल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो रेट कांस्टेंट की रेशो at different temperature where difference between the temperature is 10 degree, that ratio is called temperature coefficient, right? जनरली जो हम कंसीडर करते हैं या हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं रेट कांस्टेंट, हम 308 केल्विन और 298 केल्विन पर हम रेट कांस्टेंट को निकालते हैं। और जो उनकी रेशो होती है बच्चे, जो उनकी रेशो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है। उसकी रेशो को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो निकाली जाती है ये इतनी एक्यूरेट नहीं होती। दिस इज अप्रोक्सीमेट मेथड। तो एक्यूरेट मेथड क्या होता है? अगर हमें एक्यूरेट डिपेंडेंसी निकालनी है तो उसके लिए बेटा हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। क्या कहते हैं? आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस ऑब्वियसली साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट थे ये एक, और इन्होंने स्टडी किया था रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, और एक इक्वेशन दी थी K इज इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT। दिस इज द आर्हीनियस इक्वेशन। ये आर्हीनियस इक्वेशन है जिसमें जो रेट कांस्टेंट है कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कैसे फाइंड करते हैं, ये हम यहां से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। K यहाँ पे बेटा आपको पता है रेट कांस्टेंट होता है, EA यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है। मैं एक्टिवेशन एनर्जी अभी आपको बताऊंगी, आप पहले ये नोट कर ले, देन वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी? इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है EA की। एक्टिवेशन एनर्जी है R, एक गैस कांस्टेंट है, वही जो गैस कांस्टेंट आपने पढ़ा है आइडियल गैस में। यहाँ पर इसकी वैल्यू लेंगे 8.314 जूल मोल पर केल्विन में, ठीक है। और टेम्परेचर बेटा लिया जाएगा केल्विन में। टेम्परेचर हम किस में लेंगे? केल्विन में लेंगे, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये A क्या है? A को हम कहते हैं बेटा आर्हीनियस फैक्टर, आर्हीनियस फैक्टर, या फिर हम इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर।
या फिर हम इसको कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। आर्हीनियस कांस्टेंट कहते हैं, सॉरी, आर्हीनियस कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। और इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। इसको हम आर्हीनियस फैक्टर या आर्हीनियस कांस्टेंट कहते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह सकते हैं, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कह सकते हैं। तो ये हमारी आर्हीनियस इक्वेशन है। आर्हीनियस इक्वेशन को हम ग्राफ से समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। देखो कैसे समझेंगे हम इसको, हम बात करेंगे कुछ मॉलिक्यूल की, कुछ मॉलिक्यूल की कि वो रिएक्शन कैसे करते हैं। जब दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते तो कोई ऐसे थोड़े कि मॉलिक्यूल बैठे बैठे आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। क्या होगा, क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या है, आपस में बेटा टकराते हैं, मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी हुई है, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में टकराते हैं, उनके अंदर सर्टेन काइनेटिक एनर्जी होती है, टकराने के बाद वो प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसा हमें बताया है किसने, कोलिजन थ्योरी ने। कोलिजन थ्योरी के भी कुछ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, लास्ट में पढ़ेंगे उसको। अभी के लिए आप ये समझ लो कि क्या होते हैं, कोलिजन होता है, कोलाइड करता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टक्कर करता है। अगर ये टक्कर बहुत सही से हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है, और तभी क्या बनता है बेटा, तभी एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो पहले टक्कर होती है, कोलिजन होता है, उसके बाद क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जहां ये कोलिजन थ्योरी कहते हैं। तो क्या हुआ, आर्हीनियस ने क्या बताया हमें कि जैसे मान लो कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये I2 मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा, टक्कर करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, ये I2 मॉलिक्यूल के साथ टक्कर करेगा और क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल है और इनके बीच में बॉन्ड है, तो मॉलिक्यूल में क्या होता है आर्हीनियस के अकॉर्डिंग, पहले जो ये पुराने बॉन्ड होते हैं बेटा वो टूटते हैं। देखो H2 इस तरह से होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड। I2 कैसे होगा, I2 II के बीच में बॉन्ड। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, एक इंटरमीडिएट, जब इनके बीच में टक्कर होगी ना थोड़े से टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, एक इंटरमीडिएट बना देंगे। इंटरमीडिएट कैसा होगा कि नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा और पुराने बॉन्ड टूट रहे होंगे, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा और पुराने बॉन्ड जो हैं, ये पुराने जो ये ओल्ड बॉन्ड है, ये क्या हो रहे होंगे, ब्रेक हो रहे होंगे। ओल्ड बॉन्ड को मैं रेड से दिखा देती हूँ, ये ओल्ड बॉन्ड है, ये पुराने बॉन्ड है। पुराने बॉन्ड क्या है, टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं। तो इस स्टेज पर जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट कहते हैं। ये बहुत थोड़े से टाइम के लिए बनता है, शॉर्ट टाइम के लिए बनता है, और तुरंत फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गई बात, ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये क्या बना है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट बना है। तो फिर उसने क्या कहा, उसने एक ग्राफ प्लॉट किया इस बात को और डिटेल में समझाने के लिए, इस बात को और डिटेल में समझाने के लिए ग्राफ प्लॉट किया। देखिए जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही है उसके बीच में हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट कह सकते हो आप, रिएक्शन कोऑर्डिनेट कह सकते हो या प्रोग्रेस इन रिएक्शन कह सकते हो। इनके बीच में जब ग्राफ को खींचा गया, ठीक है, ये जो एनर्जी है, जो ये एनर्जी है, ये है हाइड्रोजन और I2 की। आप अभी ये मान ले कि ये कोई A है, ठीक है, और ये कोई B है। A से B बना है, A रिएक्टेंट है, B प्रोडक्ट है, राइट। लेकिन ये A पहले इस C में कन्वर्ट हुआ एंड दिस C इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दिस C इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गई बात, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो A B में कन्वर्ट हो रहा है वाया C। ये C जो है हम देखते हैं कि ये बहुत कम टाइम के लिए बनता है, शॉर्ट टाइम के लिए बनता है, अनस्टेबल होता है। तो फटाफट क्या है, टूटकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये H2 हो और I2 की एनर्जी है, ये H2 I2 की एनर्जी, देखो एनर्जी ऐसे बढ़ रही है ना, ये डायरेक्शन एनर्जी की, एनर्जी ऐसे बढ़ रही है, ठीक है।
तो पहले जब ये टकराएंगे एनर्जी बढ़ेगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी ज्यादा है यहाँ पे, फिर क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होती है वही ज्यादा स्टेबल है, तो ये स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, तो एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, और यहाँ पर आकर क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर आकर क्या बन गया बेटा, प्रोडक्ट बन गया। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। अब यहीं पे जब मैं आपको ये आर्हीनियस इक्वेशन बता रही थी, आर्हीनियस इक्वेशन क्या थी, के ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो बाकी सारी टर्म तो आपको समझ में आ गई कि भाई ये कांस्टेंट है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये आपका रेट कांस्टेंट है, ये गैस कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है। जो ये ई है, ई यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा ये वाली एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी है ये वाली एनर्जी। क्लियर? एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी है, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड, मैं यहां लिख देती हूं, द एनर्जी required to form intermediate या activated complex, energy required to form intermediate or activated complex is known as एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी आपसे पूछ ले तो ये 1 लाइन का आंसर है जिसको हम ई ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बेटा आपकी क्या, एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। मैं यहां लिख देती हूं, इट इज ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है, यहां से यहां तक की जो एनर्जी है, वो एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी है। दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बोलो ये क्लियर हो रहा है? ये किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की एनर्जी है। यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, ये जो डिफरेंस है, यहां रिएक्टेंट की एनर्जी और यहां प्रोडक्ट की एनर्जी में जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच। इतनी एनर्जी बाहर निकल जाती है अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ले ली जाती है अगर एंडोथर्मिक है, वो चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी हमें क्या समझना है, अभी हमें एक्टिवेशन एनर्जी समझनी है, और अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी समझनी है, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। That is threshold energy. थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, ये वो मिनिमम एनर्जी होती है, ये वो मिनिमम एनर्जी होती है। एक्चुअली क्या होता है कि सारे जो टकराते हैं जब एटम आपस में, या मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं, मैंने कहा कि कोलाइड करते हैं और कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं, सबका जो कोलिजन होता है वो इफेक्टिव नहीं होता, ये सबकी जो एनर्जी है इतनी नहीं होती कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, ये सर्टेन मिनिमम एनर्जी होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी होती है। इट इज अ सर्टेन मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है। अगर इस एनर्जी से कम एनर्जी है किसी रिएक्टेंट की, तो वो बेटा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, इट इज अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। क्लियर हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी, समझ आ गई? अब अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, सॉरी निकालनी है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी दे रखी है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। देखो यहां से देखो, ई ए क्या है, ई टी माइनस ई आर है। बोलो ई ए क्या है, ई टी माइनस ई आर है। ई टी क्या है, ई टी वो एनर्जी है, मतलब ई आर प्लस ई ए। आप सर्टेन एनर्जी होनी चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर, सर्टेन एनर्जी होनी चाहिए जिसे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कहेंगे। साथ में उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ले, यानी कि ई आर प्लस ई ए, वो कहलाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होती है। क्लियर हो गया, समझ आ गया यहां तक? सॉरी, ये चीजें समझ में आ गई। अब क्या होता है यहाँ पे कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, सारे के सारे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। सारे के सारे मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो सेम नहीं होती, सबकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है। ठीक है, आप एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल पाते, नहीं देख पाते, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, मूव करता रहता है, हर टाइम उसकी एनर्जी चेंज होती रहती है, क्योंकि वो टकराता रहता है आपस में। तो अब क्या किया,
दो साइंटिस्ट थे, बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल। दो साइंटिस्ट थे, बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टडी किया कुछ मॉलिक्यूल का और एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने की कोशिश की मॉलिक्यूल की। क्या करने की कोशिश की? बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को उन्होंने स्टडी किया इन कंटेक्स्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बेस पे हम कैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को हम क्या कर सकते हैं, कैसे स्टडी कर सकते हैं, वो हमने समझा मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। इसे कहते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल ने दिया था, इट इज कॉल्ड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, तो ये कर्व मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ करती हूं, फिर आपको चीजें और भी अच्छे से समझ में आएंगी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होती है एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की। देखिए, दिस इज द बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन का ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। उन्होंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू देम कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक जो एनर्जी होती है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे, काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में एक ग्राफ निकाल के अलग अलग टेम्परेचर पे। देखिए, दो टेम्परेचर पर ये ग्राफ देखे गए, टेम्परेचर T1 एंड T2, वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1। तो जब टेम्परेचर को बढ़ाया गया तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पर क्या फर्क पड़ा, देखते हैं, समझते हैं इस ग्राफ से। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल उसने लिए थे Ne/Nt, वेयर Ne क्या है, ये वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं विच हैव अ काइनेटिक एनर्जी E, और ये हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये फ्रैक्शन आ गया ना बेटा, फ्रैक्शन आ गया ना। कुछ एनर्जी वाले मॉलिक्यूल को टोटल मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया, हम कह रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हैं, तो हमने ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि Ne/Nt के बीच में और काइनेटिक एनर्जी के बीच में हमने ग्राफ निकाला। तो टेम्परेचर T1 पर अगर हम ग्राफ को देखें तो ये टेम्परेचर T1 का ग्राफ है, और ये वो एरिया है, ये वो एरिया है, देखो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी से आगे जो चला जाएगा यानी कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिव कोलिजन होगा। मैंने क्या बताया था, जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अच्छी होती है, हाई होती है, वो इफेक्टिव कोलिजन करते हैं और वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन क्या है, ये जो फ्रैक्शन है एट टेम्परेचर T1 है। ये जो फ्रैक्शन है वो क्या है बेटे, एट टेम्परेचर T1 है, जो टेम्परेचर T1 पर रिएक्ट कर रहे हैं। ये वाला जो फ्रैक्शन है, अब ये टोटल फ्रैक्शन हो गया एट टेम्परेचर T2। बेटा ये T1 वाला है, ये T2 वाला है, तो आप देख रहे हो T2 पर जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, इसने एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया, उसके बाद ये जो इतने सारे मॉलिक्यूल की इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गई, इतने सारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाया तो ज्यादा मॉलिक्यूल कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ी, ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। बात समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, rate of reaction is proportional to the number of effective collision। क्लियर हो रहा है बात, ये बात समझ में आ रही है, ये क्लियर हो रहा है। और कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो क्रॉस करेंगे बैरियर को, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसेस द बैरियर, एनर्जी बैरियर की बात हो रही है यहाँ पे, that is E-EA/RT। क्लियर हो गया, ये वो इतना फ्रैक्शन है जो क्रॉस कर जाएगा बैरियर को। अब अगर ये फ्रैक्शन बढ़ गया, इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गया, ठीक है, जो क्रॉस कर रहा है, तो आपने जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे। जब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे तो क्योंकि ये रेट के प्रोपोर्शनल है तो रेट भी इंक्रीज होगा। क्या होगा बेटा, रेट भी इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि K इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जब आपने, देखो मैं एक बार और समझाती, जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, यहां से कैसे समझ में आ रहा है आपको, जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया EA/RT, टेम्परेचर को बढ़ाओगे ये क्वांटिटी डिक्रीज होगी, क्लियर हो गया, लेकिन -EA/RT तो इंक्रीज होगा,
ये तो इंक्रीज होगा, और माइनस ई अपॉन आर टी अगर इंक्रीज होगा तो के इंक्रीज होगा, के इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो हो गया ना, टेम्परेचर बढ़ने पर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट कांस्टेंट ऑलवेज इंक्रीजेस, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ये बात समझ में आ गई। टेम्परेचर बढ़ाने पर बेटा के बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, और उसी की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। और इसको स्टडी किया, मैक्सवेल ने ये ग्राफ दिया डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और उसमें देखा कि जब टेम्परेचर बढ़ाया तो ज्यादा फ्रैक्शन तो मॉलिक्यूल के वो क्या हो गए, उनमें इफेक्टिव कोलिजन हुआ और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब थोड़ा सा हम आर्हीनियस इक्वेशन को और समझेंगे और इसके ग्राफ की भी बात करेंगे। ये क्लियर हो गया? ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी से ले ले। चलिए वापस आते हैं अब हम अपनी आर्हीनियस इक्वेशन पे। इसमें एक दो चीजें हमें समझनी है कि इस पर न्यूमेरिकल किस तरह से, ये तो हमने थ्योरेटिकल बात की अब तक सारी, है ना, थ्योरी से हमने समझा, है ना, ग्राफ से हमने समझा। अब न्यूमेरिकल इस पर कैसे आएंगे और हम कैसे वहां पर क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए ये चीज तो मैंने आपको समझा दी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, ई ए अपॉन आर टी डिक्रीज, लेकिन माइनस ई ए अपॉन आर टी इंक्रीजेस, के इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ये कहानी यहाँ लिख दी गई है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड इस इक्वेशन को, जो आर्हीनियस इक्वेशन है, इसको हम दोनों साइड क्या ले लें, लॉग ले लें, इसका ln ले लें। ठीक है, तो क्या होगा, ई ए अपॉन आर टी, बोलो ये समझ में आ रहा है? ए ई ए अपॉन आर टी, ln पूरे का लिया जाएगा, सॉरी ln बाहर आएगा क्योंकि ये क्रॉस में है। मैंने आपको इसका रूल बता दिया था, जब ये क्रॉस में होते हैं, जब ये मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, बाहर ln लिखा होता है या लॉग लिखा होता है, तो ln a इंटू बी को कैसे खोलेंगे, ln a प्लस ln b करेंगे। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुकी, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपने लॉग में करा था। तो ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e माइन e अपॉन आर टी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको अगर मैं और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिखूं, ln e को उधर ले जाऊं, ln k इज इक्वल टू ln a प्लस, ये ऊपर है, जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है जब हम लॉग लेते हैं या ln लेते हैं, तो ई ए अपॉन आर टी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। समझ आ रही है ये बात? और ये हो जाएगा ln e। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब ये जो ln e की वैल्यू है, अगर ये 1 हो तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे टेम्परेचर में और रेट कांस्टेंट में ग्राफ प्लॉट करना है। रेट कांस्टेंट में रिलेशन निकालना है, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो देखो मुझे इसके और इसके बीच में मुझे क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है। तो क्या ये आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिखाई दे रही है? देखो कैसे, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये एम एक्स हो जाएगा माइनस सी, दिखाई दे रही है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। मैम ये x क्या है इसमें, देखो ये x है, 1 अपॉन टी इज x, c क्या हो जाएगा ln a, m क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर, और y क्या है ln k। चलिए ग्राफ बनाते हैं। y और x के बीच में अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करूं तो y मेरे पास अगर ln k है, x मेरे पास 1 अपॉन टी है, तो ये c क्या आ रहा है बेटा, सॉरी ये जो m क्या आ रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है, स्लोप क्या है, नेगेटिव में आ रहा है, तो स्लोप नेगेटिव स्लोप आएगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो स्ट्रेट में नेगेटिव स्लोप है, और जो स्लोप है वो आपको क्या दे रहा है, इसकी वैल्यू है माइनस ई ए अपॉन आर। क्लियर? ये ग्राफ समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, अब अगर मैं ln को log में कन्वर्ट करूं, अगर वहां पे log की फॉर्म में पूछ लिया, तो आपको पता है ln को log में कन्वर्ट करना होता है तो 2.303 log बेस 10 में कन्वर्ट करना है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं इसी इक्वेशन में यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करूं तो 2.303 log a, सॉरी log k इज इक्वल टू 2.303 log a, राइट, माइनस ई ए अपॉन आर टी। अरे ln की जगह तो रखोगे, इधर तो ln है नहीं ना, ln है नहीं ना, इधर तो रखोगे नहीं। अब क्या करेंगे, 2.303 से
अगर मैं सारे को डिवाइड कर दूं, 2.303 से अगर मैं सारे को डिवाइड कर दूं, इस इक्वेशन को, जो मेरी मान लो ये इक्वेशन मेरे पास 1 आई थी, ये 2 आई है, इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय 2.303, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी? इक्वेशन आएगी log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। दिस इज द इक्वेशन। जब आपको log में क्वेश्चन करना ज्यादा इजी होता है, आपको log की वैल्यू पता होती है, याद भी होती है, तो आप इस इक्वेशन को लगा के k की वैल्यू पूछ ले, a की वैल्यू पूछ ले, t की वैल्यू पूछ ले, तो आप निकाल सकते हो, अब अगर यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करा रहा है, तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना, ध्यान रखना है कि ln k और 1/t में ग्राफ करा रहा है या फिर log k और 1/t में ग्राफ करा रहा है। ठीक है, अगर log k और 1/t में ग्राफ करा रहा है तो कुछ नहीं चेंज करना बेटा, सारी कहानी तो सेम ही है, y इज इक्वल टू ये mx है, यही आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन ही आ रही है ना, बस स्लोप की वैल्यू चेंज हो जाएगी, नेगेटिव स्लोप की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, माइनस ई ए अपॉन 2.303 R। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। तो आपको ये याद रखना है कि अगर ln दे रखा है उसने, ln k और 1/t में है तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, अगर log k और 1/t में है तो स्लोप की वैल्यू क्या होने वाली है। तो आप ये वाली इक्वेशन याद रखेंगे जब आपको न्यूमेरिकल निकालने होंगे। अच्छा, यहाँ पर न्यूमेरिकल एक और तरीके से पूछ लेता है, क्वेश्चन एक और तरीके से पूछ लेता है, वो दो टेम्परेचर पर दो रेट कांस्टेंट को कंपेयर कराता है, इसको भी समझते हैं। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया, नोट कर लिया आप लोगों ने, एक बार ले लें स्क्रीनशॉट। यस, चलिए अब करते हैं हम अलग अलग टेम्परेचर पर। ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट तो चेंज होगा ही, हम टेम्परेचर की डिपेंडेंसी ही पढ़ रहे हैं। तो एट टेम्परेचर T, मान लो एट टेम्परेचर T1 आपका जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है। रेट कांस्टेंट क्या है हमारे पास, K1 है, और टेम्परेचर T2 पर जो रेट कांस्टेंट है वो बेटा K2 है। ये क्लियर हो रही है बात, है ना, K2 है। तो अगर मैं अब इक्वेशन लिखने चलूं, इसकी लॉग की फॉर्म में लिख रही हूं, लॉग K1 इज इक्वल टू लॉग A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, और लॉग K2 इज इक्वल टू लॉग A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2, इसे इक्वेशन 2 बना लें। बोलो, ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन लिख दी हमने। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू log A। ठीक है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 R कॉमन ले लो, 1/T1 माइनस 1/T2, राइट। अब इसे अगर मैं और ओपन करके लिखूं, और log K2 माइनस log K1, log A माइनस B को हम क्या लिख सकते हैं, log A अपॉन B लिख सकते हैं। log A माइनस B को हम क्या लिख सकते हैं, log A अपॉन B लिख सकते हैं। तो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये इक्वेशन हो गई। अलग अलग टेम्परेचर पर अगर आपको रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट दे रखा है तो एक्टिवेशन एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो बेटा वहां पे। और बता दूं, आर की वैल्यू 8.314 ही लेनी है, आर की वैल्यू क्या लेनी है, 8.134 लेनी है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जूल में ले रहे हैं, जूल में ही निकलेगी ना, तो ये जूल में ही लेंगे हम। और एक बात और, यहाँ पे जो T2 टेम्परेचर है ना बेटा, वो ग्रेटर देन T1 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। T2 इज ग्रेटर देन T1, ये भी आपको याद रखना है, तभी ये इक्वेशन आएगी। क्लियर हो गया। तो अलग अलग टेम्परेचर पर कैसे निकालेंगे, और अगर एक ही टेम्परेचर हो तो उस पर रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, हमने दोनों आर्हीनियस इक्वेशन को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो यही है टेम्परेचर डिपेंडेंसी में। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे, वो है कि कैटलिस्ट पर कैसे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि कैटलिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है।
उसे समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट होते क्या हैं। बेटा कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं और उनके अंदर अपने अंदर कोई चेंज नहीं होता, वो रिएक्शन में क्या करते हैं, वो एज सच आपको आफ्टर द रिएक्शन मिल जाते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, उनका एक तरीके से आपके कहते हैं हेल्प करने का काम होता है। तो ठीक है, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, लिख लें, नोट कर लें, ए कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which increase the rate of reaction and do not take part in any permanent chemical change and do not take part in any permanent chemical change। जैसे कि KClO3 है, बहुत सारे कैटलिस्ट आप पढ़ते हो, जैसे KClO3 है, ये KCl में और किस में टूट जाए, ऑक्सीजन में टूट जाए, KCl क्या बना दे, सॉरी KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट क्या बना दे, ऑक्सीजन बना दे, और क्या बना दे बेटा, KCl में टूट जाए। तो इस रिएक्शन में जो MnO2 होता है इट इज कॉल्ड कैटलिस्ट, है ना। ऐसे ही जब आप कल भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको, थोड़ी देर पहले नहीं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कराई थी, वहां पे मैंने कहा था कि वो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है दोनों, तो वहां पे H2SO4 या कोई जो एसिड है कॉन्सेंट्रेटेड, वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, खुद उनके अंदर कोई केमिकल परमानेंट केमिकल चेंज नहीं होता, फिजिकल चेंज होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, बॉन्डिंग करते हैं लेकिन वो शॉर्ट बॉन्डिंग होती है, थोड़ी देर के लिए बॉन्डिंग होती है, इंटरमीडिएट होती है और फिर वो प्रोडक्ट फाइनली मिलने के बाद अलग हो जाते हैं, आपको मिल जाते हैं रिएक्शन के बाद। ठीक है, तो ये कहानी है कैटलिस्ट की। तो कैटलिस्ट के साथ साथ एक और चीज बताती हूँ आपको, इनहिबिटर भी होते हैं। इनहिबिटर क्या है, बिल्कुल ये कैटलिस्ट के अपोजिट होते हैं, ये रिएक्शन के रेट को बेटा कम कर देते हैं। कहीं कहीं पे हमें रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए इनहिबिटर भी यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब ये कैटलिस्ट काम क्या करता है, एक्शन क्या होता है इसका। जो ये कैटलिस्ट होता है, ये जो कैटलिस्ट होता है ये क्या करता है, रिएक्टेंट के साथ टेम्पररी बॉन्ड बना देता है। रिएक्टेंट के साथ क्या बना देता है, टेम्पररी बॉन्ड बना देता है। कई ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो सरफेस प्रोवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं, मतलब वो रिएक्टेंट की, कि भाई आप प्रोडक्ट में आराम से कन्वर्ट हो जाओ, आप प्रोडक्ट में आराम से क्या हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ। तो ये क्या करेगा, टेम्पररी बॉन्ड बन जाएगा कैटलिस्ट के बीच में और रिएक्टेंट के बीच में, क्या बन जाएगा बेटा, टेम्पररी बॉन्ड बन जाएगा, टेम्पररी बॉन्ड बन जाएगा और फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और कैटलिस्ट भी अलग हो जाएगा, टूट जाएगा ये। ठीक है, ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देता है और फिर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको जो हम समझते हैं वो हम समझते हैं एक्टिवेशन जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होता है, उस थ्योरी के बेस पर हम इसको समझते हैं। होता क्या है कि जब हमने इसको ग्राफ की हेल्प से समझा, हमने इसकी एनर्जी को वो किया, स्टडी किया, हमने दो इक्वेशन स्टडी की, दो रिएक्शन स्टडी की। एक रिएक्शन वो जो हमने बिना कैटलिस्ट के चलाई और दूसरी रिएक्शन वो जो हमने कैटलिस्ट की हेल्प से चलाई। मान लो A कन्वर्ट इनटू B और इसमें कैटलिस्ट लग रहा है X, दूसरी हमने बिना कैटलिस्ट के चलाई। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। और इन दोनों की एनर्जी को क्या किया गया, स्टडी किया गया कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज हुई है। दीज आर द रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन प्रोग्रेस। तो हमने अभी बात की थी, आर्नियस ने हमें बताया था कि रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, ये हुआ था, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब जो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, तो यहां पे जो एनर्जी लग रही है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी EA। तो ये जो ग्राफ है वो हमें ये बता रहा है कि किस तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट की चेंज हो रही है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और ये वाली जो एनर्जी अभी हमने बात की थी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो जब हम ये जो ग्राफ बनाया है मैंने, वो इस इक्वेशन के लिए बनाया है जहां पे हमने कोई भी कैटलिस्ट नहीं लिया। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट लगाएंगे तो क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी ना यहां तक डिक्रीज हो गई है। ये क्या हुई है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये सेकेंड इक्वेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है, फर्स्ट के लिए सॉरी, जिसमें आपने कैटलिस्ट लिया है, ये सेकेंड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी थी। तो अगर मैं आपको ये समझाऊं, अगर आप इस तरह से समझ सकते हो कि जब आपने कैटलिस्ट नहीं लिया
जब आपने कैटलिस्ट नहीं लिया, मान लो एक्टिवेशन एनर्जी मेरे पास 50 किलो जूल पर मोल है। अब हमने कैटलिस्ट जब यूज किया तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, ये 40 किलो जूल पर मोल हो गई, मान रहे अभी हम, है ना, 40 किलो जूल पर मोल हो गई। तो पहले क्या था कि जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी 50 और 50 से ज्यादा थी, 50 और 50 से ज्यादा थी, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे। इसका मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल 49 एनर्जी है, 48 है, 47 है, 46 है, 45 है, 44 है, ये सारे जो मॉलिक्यूल हैं ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, ठीक है। इनकी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी थी, जो कोलिजन एनर्जी थी, वो कम थी। अब क्या हुआ, जब 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी हो गई, इतनी एनर्जी पर ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने लगा, तो जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी बेटा इस वाले 50 से 40 के बीच में है, वो सारे भी तो मतलब जिनकी एनर्जी 40 से ऊपर है ना, पहले तो 50 से ऊपर ये 50 वाले जा रहे थे, अब जो 40 से ऊपर है यानी कि 41, 42, 43, ये वाली एनर्जी के मॉलिक्यूल भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई? तो ये क्या करता है बेसिकली, ये क्या करता है, ये कर रहा है, लोअर कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी को। कैटलिस्ट क्या कर रहा है, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए हम पहले कैटलिस्ट की एक छोटी सी बात करते हैं कि जो ये कैटलिस्ट है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इनहिबिटर क्या होते हैं और क्या कहते हैं कैटलिस्ट क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन ये क्या कर रहा है, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। अब जब वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है तो क्या होता है, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कन्वर्ट में मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। जो कैटलिस्ट होता है एक ऑल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है रिएक्शन को, पाथवे प्रोवाइड करता है रिएक्शन को, ऑल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है। ये लाइन लिखी हुई मिलेगी आपको बहुत सारी जगह। इसका क्या मतलब है कि अगर रिएक्शन इस रास्ते से जा रही है तो इसने रिएक्शन को एक शॉर्टकट दिया कि बेटा कम रास्ते से चले जाओ, कम टाइम में पहुंच जाओगे, दूसरे रास्ते से चले जाओ। तो वो कम टाइम में उस चीज को अचीव कर रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट पाथवे। ठीक है, आपके घर जाने का रास्ता स्कूल से घर जाने का रास्ता, मान लो ए और बी लिख दिया मैंने, तो ये स्कूल और ये आपका होम है। घर जाने का रास्ता जो आप सीधे रास्ते से जाते हो, रोड से जाते हो, जीटी रोड से जाते हो, 5 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, आपके दोस्त ने एक दिन आपको एक शॉर्टकट बताया कि जिस रास्ते से आप अगर आप यहाँ पे 30 मिनट में जा रहे हो तो आप 10 मिनट में पहुंच जाओगे। 10 मिनट में अगर आप घर पहुंच जाओगे तो आपके पास 20 मिनट बच गए। बेटा 20 मिनट में आप क्या करोगे, आप अच्छी सी कोई वीडियो देखोगे, कोई लेक्चर अटेंड करोगे, पढ़ाई करोगे, आपके 20 मिनट बच गए ना। तो क्या किया इसने, आपके दोस्त ने क्या किया, आपको एक ऑल्टरनेट पाथवे दिया, यानी कि उसने आपकी जिंदगी में एक कैटलिस्ट का काम किया, राइट। तो ये ऑल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है रिएक्शन को। दूसरी क्या बात है कि जो कैटलिस्ट है इट डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन को, तो इंक्रीज करता है, बट इट डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम। क्यों नहीं इफेक्ट करता, क्योंकि इट इक्वली लोअर्स, कम कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों की ही, भाई इधर भी मान लो 40 होगी, इधर भी 40 हो गई, दोनों की कम हुई तो इक्विलिब्रियम तो उतनी देर में रीच होगा। जितना 50-50 में हो रहा था दोनों तरफ, उतना भी 40-40 हो गया तो इक्विलिब्रियम तो उतनी देर में रीच होगा। समझ आ गई बात, इक्विलिब्रियम तो वही रहेगा, इक्विलिब्रियम तो कांस्टेंट रहेगा। तो आपने क्या समझा कि जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, लेकिन खुद अपने आप कोई उनमें परमानेंट केमिकल चेंज नहीं होता। कैसे बढ़ाते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। एक्टिवेशन को एनर्जी को कम करने का मतलब एक दूसरा पाथवे प्रोवाइड करते हैं ये रिएक्शन को। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होता है वो अफेक्ट नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो ये है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, वो दोनों तरफ की कम होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन की भी और बैकवर्ड रिएक्शन की भी। ठीक है, तो ये जो EA है ये हो गई आपकी, EA हो गई, यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको, EA विदाउट कैटलिस्ट है, ये
विदाउट कैटलिस्ट। ये ग्राफ आप अच्छे से समझ लेंगे, और यहाँ पे जो ए है ये विद कैटलिस्ट है। इट इज विद कैटलिस्ट, इट इज विद कैटलिस्ट। ठीक है, रुको 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 रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। ये ग्रीन वाला है हमारा ई विद कैटलिस्ट, और ये है विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, ग्राफ से आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी होंगी। ये हमारी कैटलिस्ट का रिलेशन हो गया, कैटलिस्ट का इफेक्ट हो गया रेट ऑफ रिएक्शन पर। अब एक बहुत छोटी सी चीज यही साथ में ही समझा देती हूँ, दैट इज कोलिजन थ्योरी। इसकी भी बात कर लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, फिर आपको लगेगा कि मैम ये टॉपिक छोड़ दिया आपने। तो कोलिजन थ्योरी के बारे में थोड़ी सी बात कर ले। बहुत सारी बात वैसे हमने करी है कोलिजन के बारे में। कोलिजन थ्योरी क्या कह रही है कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं, मॉलिक्यूल हैं या एटम है, उनको उसने एक स्फेयर के रूप में बात किया है कि ये स्फेयर के रूप में होता है, और ये स्फेयर आपस में क्या करते रहते हैं बेटा, टकराते रहते हैं। इनके बीच में क्या होती रहती है, मॉलिक्यूल के बीच में, इन स्फेयर के बीच में टक्कर होती रहती है। जो टक्कर इफेक्टिव होगी वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, जो टक्कर इफेक्टिव होगी वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। यानी कि जो इफेक्टिव कोलिजन होगा, जो इफेक्टिव कोलिजन होगा उस रिजल्ट्स इनटू प्रोडक्ट। इफेक्टिव कोलिजन का रिजल्ट ही तो प्रोडक्ट बनेगा। क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन जब होगा तो पुराने बॉन्ड टूटकर नए बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन के लिए उसने कहा दो चीजें होती है। कोलिजन थ्योरी ने दो चीजें बताई हैं। पहली कि एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, ये ईए होनी चाहिए। जिन मॉलिक्यूल ने ये ईए अचीव कर ली, जिन मॉलिक्यूल ने ईए अचीव कर ली, वो उनके पास ये कंडीशन है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। ये क्या चीज होती है, प्रॉपर ओरिएंटेशन? भाई मतलब एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं, आपस में जब टकरा रहे, हेड ऑन कोलिजन है, दो ट्रक आपस में टकरा गए तो बचने की कोई संभावना नहीं है, प्रोडक्ट ही बनेगा, है ना, कुछ ना कुछ बनेगा ही। ठीक है, तो जब टक्कर बिल्कुल आमने सामने से होती है तभी वो कह सकते हैं कि 100% टक्कर हुई है। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है यहाँ पे। तो हेड ऑन कोलिजन जब होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन में होंगे मॉलिक्यूल, एक दूसरे के सामने होंगे, स्फीयर एक दूसरे के सामने होंगे, तो तभी वो क्या करेंगे, इफेक्टिव कोलिजन करेंगे। आप ये ऐसे है, ये इसके बराबर में से ऐसे टकरा के जा रहा है, दैट इज नॉट इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन से ही प्रोडक्ट बनता है। इफेक्टिव कोलिजन कौन सा कोलिजन होता है, व्हेन मॉलिक्यूल हैव अ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, तब हम उसको क्या कहेंगे, इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। इसको हम एक इक्वेशन से, हम क्या मतलब कोलिजन थ्योरी ने इसको एक इक्वेशन से शो किया है। एंड मान लो वो कह रहा है कि अगर ए और बी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो रिएक्शन का जो रेट होगा वो होगा ZAB E माइनस EA अपॉन RT। देखी सी लग रही है इक्वेशन, बिल्कुल आर्हीनियस जैसी लग रही है। बट इन दिस केस जो Z है, ये A और B का Z है, Z इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। Z इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ए बी को ज्यादा फोकस ना करें, वो तो मैंने ए और बी एटम लिया है, आपने एक्स वाई लिए तो एक्स वाई लिख लोगे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ एटम, नहीं नंबर ऑफ कोलिजन। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, नंबर ऑफ कोलिजन पर, देखो फ्रीक्वेंसी जहां भी वहां पर सेकेंड की बात होती है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ना, देखो बिल्कुल आपको ऐसी लग रही होगी, अगर मैं आर्हीनियस इक्वेशन लिखूं, आर्हीनियस इक्वेशन लिखूं, क्या लिख रहे यार, आर्हीनियस इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा, AE माइनस EA अपॉन RT। रिलेट कर पा रहे हैं, ये जो A है वो आपको Z जैसा, Z की जगह लग रहा है ना, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे आर्हीनियस फैक्टर होता है, या आर्हीनियस कांस्टेंट होता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है। Z यहाँ पे उसने क्या कहा कि इट इज अ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फिर जब कोलिजन फ्रीक्वेंसी की उसने बात की, उसके बाद एक और टर्म इस इक्वेशन के अंदर इंट्रोड्यूस की गई, उस टर्म की भी हम बात कर लेते हैं। आप कहोगे कि मैम ये क्या पढ़ा रहे हो, ये कहीं काम आएगा क्या, कहीं पूछा जाता है क्या? बेटा अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते कि राइट द आर्हीनियस इक्वेशन, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आता ना।
सैंपल पेपर आ चुका है, आप देख चुके होंगे बोर्ड का भी। आपको इक्वेशन दे देगा, पूछ लेगा व्हाट इज जेड, व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होती है। अब इसी इक्वेशन को और मॉडिफाई किया गया और इसके अंदर एक और फैक्टर को, एक और कांस्टेंट को डाला गया जिसको कहते हैं P, वेयर P इज ए स्टेरिक फैक्टर, वेयर क्या है ये, स्टेरिक फैक्टर कहते हैं इसको। कोलिजन मॉलिक्यूल का क्या होता है, ये स्टेरिक फैक्टर होता है, या इसको हम एक और चीज कहते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, इसको हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। कितनी प्रोबेबिलिटी है टकराने की, इफेक्टिव कोलिजन होने की, इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फैक्टर। P इज अ प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर, Z इज अ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, गैस कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो ये कहा गया कोलिजन थ्योरी में छोटी सी चीज थी, ये दो इक्वेशन मुझे आपको बतानी थी। हमने एनसीईआरटी में लिखी हुई लगभग सारी चीजें, लगभग क्या सारी चीजें ही हमने कवर करी हैं, है ना। और आपने ये सारे लेक्चर, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, पढ़ लिए होंगे आपने। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है बेटा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके बाद हमारी फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं मैम ऑर्गेनिक कब स्टार्ट कराओगे। तो हम अभी अपनी इनऑर्गेनिक को रोकेंगे और ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के साथ। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।